Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy. Now our period of reference for this particular lecture shall be 1st of November to 7th of November. Now मैं पहले ही आपको बता दूं, लेट मी टेल दिस टू यू राइट एट द आउटसेट कि ये जो पिछला हफ्ता था ना वो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इतना ज्यादा हैवी नहीं था और जो भी न्यूज थी इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, करंट अफेयर से, इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, वो ना थोड़े रटने वाले ज्यादा हैं, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस लायक सिर्फ एक ही खबर है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी करंट अफेयर्स हैं इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के, वो प्री स्पेसिफिक ज्यादा हैं और वो रटने वाले ज्यादा हैं, राइट। इसीलिए रटने वाले क्योंकि फैक्ट ज्यादा होने के कारण हम बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। देयरफॉर आई विल ट्राई टू कीप दिस लेक्चर शॉर्ट सो दैट आप फटाफट इस हफ्ते के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स खत्म करो और खत्म करने के बाद अपने बाकी चीजें जो हैं आपके सिलेबस में उन पे लग जाओ, राइट। सो आई विल ट्राई टू कीप दिस लेक्चर शॉर्ट एंड क्रिस्प, ऑलराइट। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद व्हाट विल वी कवर। क्या क्या कवर करना है? बहुत आसान आसान रटने वाली कुछ खबरें हैं, वही कवर करनी है। अभी रिसेंटली सीबीडीटी, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एज फार एज डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसर्न्ड, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि हमारे कंट्री में ना इनकम टैक्स भरते हुए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं। हाई इनकम इंडिविजुअल्स के लिए अलग फॉर्म है, लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए अलग फॉर्म है, बिजनेसेस के लिए अलग फॉर्म है। तो अभी प्रपोजल सीबीडीटी ने यह दिया है कि पूरे इनकम टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई अगर हमें करना है तो एक ही टाइप का फॉर्म हमें रखना चाहिए। तो दे हैव कम अप विद द प्रपोजल ऑफ वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। ये आईटीआर इधर इनकम टैक्स रिटर्न है। सो वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म, सबके लिए एक ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये खबर को हम करेंगे। देन विल टॉक अबाउट अभी रिसेंटली यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, उसने अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिए। तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, यूएसए ने ऐसा क्यों किया है और इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, ये हम ब्रीफली देखेंगे। ब्रीफली इसलिए देखेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक ना हम पहले पिछले करंट अफेयर्स में बहुत बार कवर कर चुके हैं, राइट। फेड रिजर्व ने आज ही नहीं बढ़ाए हैं इंटरेस्ट रेट्स, फेड रिजर्व पिछले कई महीनों से इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है लगातार। इसीलिए जब वो बढ़ाता जा रहा था तब हम करंट अफेयर जब कर रहे थे तब हम डिटेल में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो इसी सीरीज में फेड रिजर्व ने दोबारा इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो हम वो पूरे लॉजिक को अच्छे से नहीं करेंगे, बस ब्रीफली इस खबर को करेंगे। देन अभी रिसेंटली डेटा आया है अक्टूबर के मंथ की जीएसटी कलेक्शंस का, ठीक है, कि अक्टूबर का महीना कैसा रहा है, राइट, एज फार एज जीएसटी कलेक्शंस आर कंसर्न्ड। एंड पाया यह गया है कि अक्टूबर के महीने में जीएसटी कलेक्शंस काफी ज्यादा रही हैं, इस साल की सेकंड हाईएस्ट रही हैं। हाईएस्ट वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और अप्रैल में हम हाईएस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्च जो महीना है उसमें जो जीएसटी कलेक्शंस हुई हैं उसका डेटा अप्रैल में आता है, इसलिए हम अप्रैल कह देते हैं। खैर, हाईएस्ट डेटा आपका, हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शंस का मंथ था आपका अप्रैल का, और उसके बाद अब अक्टूबर का महीना बना है आपका, राइट, सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शंस हैपेंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इस साल के हिसाब से अगर हम बात करें। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दीज हाई नंबर्स फॉर जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन, क्या किन कारणों की वजह से हुआ है वो ब्रीफ में देखेंगे। देन अभी रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की, यूएनएफएओ की रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर हम टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को एग्रीकल्चर में यूज करेंगे तो इससे फायदा तो होगा पर इससे इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी। तो इस इश्यू के बारे में एफएओ ने क्या बोला है, स्पेशली रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। और ये जो लाइन है ना, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये आपके जीएस3 के सिलेबस में भी क्लियर कट लिखी हुई है, मेंस के सिलेबस में, राइट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे रिपोर्ट प्रेजेंट की है, उन्होंने क्या कहा है वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। जो मैं कह रहा था ना खबर के मेंस के पर्सपेक्टिव से एक खबर आई है बहुत इंपॉर्टेंट, वो यही है, राइट। और एंड में जब ये सारा हो जाएगा तो एंड में हमेशा की तरह आई गिव यू सर्टेन आर्टिकल्स टू रीड। वो आर्टिकल्स मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, वो आपने खुद पढ़ने हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप वो आर्टिकल जरूर पढ़ो। और एंड में हमेशा की तरह
इस लेक्चर से रिलेटेड आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। कुछ एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा जो इस लेक्चर से रिलेटेड है। उन एमसीक्यूज के आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं, बिकॉज आई वांट टू सी वेदर यू अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट। ठीक है, और एक मेंस टाइप क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर आपने हमें भेजने हैं। ऑलराइट, तो ऐसा होगा हमारा फॉर्मेट आज के लेक्चर का। लेट्स स्टार्ट विद इशू नंबर 1, न्यूज नंबर 1, वन नेशन वन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। ऑलराइट, वन नेशन वन ITR फॉर्म। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज इन द न्यूज। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये याद रखना, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है ना, टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस हो गए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए आपके GST वगैरह। तो डायरेक्ट टैक्सेस के हिसाब से ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना। अभी रिसेंटली इन्होंने एक प्रपोजल दिया है, ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है, ठीक है, कि हम सारे ITR फॉर्म्स, जो मल्टीपल ITR फॉर्म्स है, उन्हें कंबाइन करके एक ही फॉर्म बनाना चाहते हैं, वन नेशन वन ITR फॉर्म। तो अभी तक ये रूल आया नहीं है, बस प्रपोजल आया है CBDT की तरफ से। A draft form has been released to which all stakeholders can provide inputs up to December 15. और ये जो प्रपोजल है ना, इन्होंने आउट इन दी ओपन, पब्लिक में डाल दिया इस प्रपोजल को, और December 15 तक लोगों से इनपुट्स मांगे हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस प्रपोजल के बारे में, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब अपने इनपुट्स प्रेजेंट करेंगे, और उनके इनपुट्स के बेसिस पे CBDT डिसीजन लेगा आफ्टर December 15th। नाउ अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से ये जानना है कि CBDT कह रहा है ना कि मल्टीपल ITR फॉर्म्स को कंबाइन करके एक ITR फॉर्म बनाना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मल्टीपल ITR फॉर्म्स हैं कौन से, कितने टाइप के ITR फॉर्म्स हैं। तो याद रखना, एज ऑफ नाउ देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ITR फॉर्म्स। तो अभी 7 हैं, CBDT कह रहा है सबको कंबाइन करके एक बना दो। अब ये 7 कौन से ITR फॉर्म्स हैं? ITR फॉर्म 1, जिसको सहज फॉर्म भी कहते हैं। सहज मीन सिंपल। इट इज फॉर स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर्स। सहज फॉर्म्स कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल्स हु हैव एन इनकम अप टू ₹50 लाख with earnings from salary, one house property and other sources। कि FD करवाई हुई है, उससे पैसा आ रहा है ना। तो वो स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर जिनकी एनुअल इनकम इज लेस देन 50 लाख, वो ये वाला फॉर्म भरते हैं। और ये वाला फॉर्म सरकार ने एक्स्ट्रा इसलिए निकाला था बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म, हेंस इट्स नेम इज सहज। ये आपने याद रखना है। सहज फॉर्म कौन सा है? ITR 1 है, और सहज फॉर्म इज फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। फिर ITR 2 है, इट इज फाइल्ड बाय पीपल विद इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जिनको रेंटल इनकम बहुत आ रही है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, वो ITR 2 भरते हैं। ITR 3 किसके लिए? बिजनेसमैनों के लिए। इट इज इंटेंडेड फॉर पीपल हु हैव इनकम एज प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेसेस एंड प्रोफेशन। तो ये तो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं सहज फॉर्म वाले। जो लोग बिजनेसेस के थ्रू प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, उनके लिए एक अलग फॉर्म है ITR 3। देन ITR 4 इज अगेन अ फॉर्म फॉर स्मॉल और मीडियम इनकम इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ठीक है, इसे हम सुगम कहते हैं, ये याद रखना बस, सहज और सुगम। तो ITR 4 किसके लिए? सुगम फॉर्म किसके लिए? इट इज लाइक ITR 1, ये सहज फॉर्म जैसा ही है, अ सिंपल फॉर्म एंड कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, एक ओवरऑल फैमिली की इनकम है, तो एक आप ओवरऑल फैमिली की रिटर्न भरते हो, नहीं तो जनरली इंडिविजुअल्स भरते हैं। And firms, companies with total income up to 50 lakh from businesses and profession। Now आप सोच रहे होंगे कि सुगम और सहज में फिर क्या फर्क हुआ? यहां क्लियरली लिखा है इट इज लाइक सहज, और इसमें भी उन्हीं इंडिविजुअल्स पे टैक्स लग रहा है जिनकी इनकम 50 लाख से कम है। तो सहज और सुगम में क्या फर्क हुआ? वेल सिंपल, सहज फॉर्म है इट इज फॉर इंडिविजुअल्स ओनली, सुगम फॉर्म है इट इज फॉर फैमिलीज एंड बिजनेसेस, फर्म्स, कंपनीज जिनकी इनकम लेस देन 50 लाख है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनके लिए सुगम फॉर्म है। देन ITR 5 and 6 आर फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो LLPs होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं, सिर्फ कंपनीज के लिए है ये। एंड ITR 7 इज फाइल्ड बाय ट्रस्ट्स।
जो एजुकेशनल ट्रस्ट होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज की रिटर्न्स जो होती हैं वो ITR 7 से भरी जाती हैं। क्लियर? तो ये 7 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं आपके, इन सबको कंबाइन करके बात कर रहा है CBDT के एक ही बना दो। ठीक है, तो CBDT का प्रपोजल क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, ऑल टैक्स पेयर्स बारिंग ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दोज जो ITR 7 भरते हैं, ट्रस्ट हो गए, एनजीओज हो गई, उनको छोड़ के विल बी एबल टू यूज अ कॉमन ITR फॉर्म विच विल इंक्लूड अ सेपरेट हेड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक है, तो एक इन्होंने बोला है कॉमन ITR फॉर्म भर देंगे, और अभी तक जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे ना, उसमें जो आपकी इनकम आ रही है क्रिप्टो करेंसीज से, क्या आपने बिटकॉइन में पैसा डाला, बिटकॉइन बढ़ गया, उससे आपको इनकम आ गई, राइट? तो अभी तक ना इनकम टैक्स रिटर्न में वो बिटकॉइन से इनकम जो आती थी, क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम आती थी, वो इंक्लूडेड नहीं थी, वो आपको उस पे आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसको रिटर्न में शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। CBDT अब कह रहा है कि लोग अब क्रिप्टो करेंसी से भी पैसा कमाते हैं और उस पैसे पे टैक्स लगाना चाहिए। तो अब जो नया फॉर्म आएगा उसमें क्रिप्टो डिजिटल एसेट से भी जो आपको इनकम हो रही है उसको भी डिस्क्लोज करने का प्रोविजन होगा, नहीं तो अभी तक फॉर्म में कोई जगह ही नहीं होती थी क्रिप्टो एसेट्स के लिए। ठीक है, द प्रपोज्ड ड्राफ्ट ITR proposes to introduce a common ITR by merging all the existing returns of income except ITR 7। इसको छोड़ के बाकी जो 6 हैं एक कॉमन फॉर्म हो जाएगा। हाँ, अब इस पे ना बहुत सारे जो स्मॉल इनकम या स्मॉल एंड मीडियम इनकम वाले जो लोग थे वो ऐतराज जता रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास जो सहज और सुगम की फैसिलिटी है वो भी चली जाएगी। अब क्या, अब जब आप एक कॉमन फॉर्म बना दोगे तो सहज जो फॉर्म्स थे, सुगम जो फॉर्म्स थे, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म्स थे, जिससे स्मॉल एंड मीडियम इनकम अर्नर्स बहुत इजीली टैक्स पे कर सकते थे, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी थी, राइट? तो अब सहज और सुगम फॉर्म भरने वाले लोग कहेंगे कि हमारे लिए अब सहज और सुगम की फैसिलिटी चली गई, सिंपल ITR फॉर्म्स चले गए। तो इस पे CBDT के प्रपोजल में लिखा है द करंट ITR 1 एंड ITR 4 सहज एंड सुगम विल कंटिन्यू, ये चलेंगे, और सहज एंड सुगम जो ITR रिटर्न भर रहे हैं उनके पास ऑप्शन होगा, वो अगर चाहें तो सहज और सुगम में रह सकते हैं या वो इस कॉमन ITR फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। तो सहज और सुगम फॉर्म भरने वाले लोगों के लिए बस आपने ऑप्शनल रख दिया, बाकी सबके लिए कंपलसरी है। जो ITR 6 भरता है, 5 भरता है, 2 भरता है, 3 भरता है, सबके लिए कंपलसरी है ये कॉमन फॉर्म। ठीक है, अब इस सबके रीजंस क्या थे, क्यों प्रपोजल दिया है CBDT ने? The proposed draft ITR takes a relook at the return filing system in tandem with international best practices। तो हम चाहते हैं कि हमारा इनकम टैक्स भरना ज्यादा से ज्यादा आसान हो इनकम टैक्स पेयर्स के लिए। तो इसके लिए CBDT ने ना इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा है कि और डेवलप्ड कंट्रीज में कैसा सिस्टम है, उस सिस्टम से अच्छी बातें इनकलकेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, बेसिकली पर्पस है CBDT का ईज ऑफ फाइलिंग टैक्सेस, टैक्स फाइल करना एज इजी एज पॉसिबल हो जाए, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड काम ना हो। The draft form aims to make it easier to file returns and to considerably reduce the time taken for the job by individuals and non-business type taxpayers। नहीं तो या तो आप खुद भरते हो इनकम टैक्स रिटर्न या किसी CA को पैसे देते हो कि आप मेरे बिहाफ पे भर दो, और जनरली लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो CA से ही भरवा देते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। इससे एम ये किया जा रहा है, ये जो प्रपोजल लेके आया CBDT, कि ये इतना इजी हो जाए कि आपको CA से भरवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही भर दो फॉर्म। It intends the smart design of schedules in a user-friendly manner with a better arrangement, logical flow and increased scope of pre-filing। Pre-filing का मतलब इनकम टैक्स आप बहुत पहले ही दे दो। It will also facilitate the proper reconciliation of third-party data available with Income Tax Department vis-a-vis the data reported in the ITR to reduce the compliance burden on the taxpayer। कोई और सोर्सेज पे जो आपकी इनकम का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं आप बहुत जगहों से इनकम कमाते हो, वो जो डेटा पड़ा हुआ है कि इस इंसान ने इतनी कमाई है, वो सारा डेटा भी इजीली अवेलेबल हो जाए। The proposed ITR form would be customized for taxpayers with applicable schedules वगैरह वगैरह। अगेन ईज ऑफ टैक्स पेइंग करने के लिए ही किया गया है ये, तभी कॉमन एक फॉर्म लेके आ रहे हो आप, बस इतनी खबर है। अब इस खबर में से बेसिकली अगर मेंस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आपने बस रीजंस याद रखने, क्योंकि वही पूछा जाएगा।
ठीक है, या मेंस में पूछ लेंगे कि चेंजेस क्या क्या करे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपसे बेसिकली सवाल पूछेंगे, या तो आपसे पूछेंगे कितने टाइप के आईटीआर फॉर्म्स हैं प्रीलिम्स में, या ये पूछ सकते हैं कि सहज और सुगम फॉर्म्स कौन से हैं, या ये सातों टाइप के आईटीआर फॉर्म हैं क्या। बस ये रटने वाला फैक्ट है। ऑलराइट, चलो न्यूज नंबर 2, फेड रिजर्व्स रेट हाइक। ना पिछले 6 महीनों से ना फेड रिजर्व रेट बढ़ाता जा रहा है, अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता जा रहा है। ना इंटरेस्ट रेट्स फेड क्यों बढ़ा रहा है? देखो, अगर फेड रिजर्व क्या है? यूएसए का सेंट्रल बैंक, जो इंडिया का आरबीआई है, यूएसए का फेड रिजर्व है। अब वो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाता जा रहा है? देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से 2 चीजें होती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, और अगर लोन की कॉस्ट महंगी हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाएगी। क्योंकि अगर लोग इजीली लोन ले सकते हैं तभी तो वो स्पेंड करेंगे। जितना कम सस्ता होगा कार लोन, उतने ही तो लोग कार्स खरीदेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपकी डिमांड कम हो जाती है और इकोनॉमी को नुकसान होता है। पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एक फायदा होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है, महंगाई कंट्रोल में आती है। ना अभी यूएसए के फेड रिजर्व के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है एज कंपेयर टू ग्रोथ। इसीलिए वो कह रहे हैं कि चाहे यूएसए में रिसेशन ही क्यों ना आ जाए, हमने इन्फ्लेशन कम करनी है, 2% इन्फ्लेशन तक लेके आना है। ठीक है, 2% हो बस इन्फ्लेशन, इसके लिए हम बढ़ाते जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और पिछले कई महीनों से ये इंटरेस्ट रेट कितने से बढ़ा रहे हैं? 75 बेसिस पॉइंट्स। नाउ बेसिस पॉइंट्स क्या होता है? देखो, 25 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.25%, 50 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.5%, 75 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.75%, और 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1%। समझ आ गया पैटर्न? तो 75 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 0.75% से इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने फिर से बढ़ा दिया। अगेन उनका एम है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। राइट, सो व्हाट इज इन द न्यूज? On Wednesday, the US Federal Reserve announced its 4th consecutive 75 basis points. ये चौथा 75 basis points का हाइक था। इससे पहले 3 बार 75 basis points से इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाते जा रहे हैं। The Fed also delivered a sharp tone in favor of over tightening. अब देखो, जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का पर्पस ही पता है क्या है? मनी सप्लाई कम करना, तभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। अगर पैसा ही आप इकोनॉमी में कम कर दोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगी। तो अभी फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ा रहा है ताकि मनी सप्लाई कम कर दी जाए, टाइट कर दी जाए। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग। फेड रिजर्व ने क्लियर कट ये बोला है कि अगर लोगों को लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही टाइटनिंग कर रहे हैं मनी सप्लाई की, तो लगने दो, बिकॉज हम इन्फ्लेशन को बहुत एग्रेसिव तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके लिए अगर हमें ओवर टाइटनिंग भी करनी पड़ रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस नहीं चाहते कि हम अंडर टाइटनिंग ना करें बस। ठीक है, ओवर टाइटनिंग इज बेटर देन अंडर टाइटनिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे यूएसए ने अनाउंस करा ना, मैंने बताया ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाती है। अब यूएसए का फेड रिजर्व ऐसा कर रहा है, और यूएसए के फेड रिजर्व ने क्लियरली बोल दिया कि चाहे रिसेशन ही क्यों ना आ जाए, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे। अब उनके इस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से एक तो यूएसए में स्टॉक मार्केट गिर गई, और साथ साथ ग्लोबली बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे हांगकांग की है हैंग सेंग, डैक्स है, सीएसी है, एफटीएससी है, इंडिया की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इन सब में गिरावट देखी गई। नाउ फेड ने साथ साथ ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ बोला क्या है, आउटलुक क्या है उनकी? तो यूएस सेंट्रल बैंक हैज सेड सप्लाई डिमांड इंबैलेंसेस आर कॉजिंग इन्फ्लेशन। यूएसए का फेड रिजर्व कहता है कि देखो, इन्फ्लेशन कब होती है? बेसिकली महंगाई डिमांड सप्लाई का खेल ही है। अगर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, इन्फ्लेशन होती है। अब ये 2 तरीकों से हो सकती है, या तो डिमांड बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन हो रही है, या सप्लाई ही गिर जाए तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब यूएसए का फेड रिजर्व कहता है कि देखो, हमारे कंट्रोल में तो सिर्फ डिमांड को कंट्रोल करना है, सप्लाई तो हम कंट्रोल ही नहीं करते। हम कैसे डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई कम कर सकते हैं। मनी सप्लाई अगर हम कम कर देंगे तो लोगों के पास कम पैसा होगा, वो कम डिमांड करेंगे गुड्स। ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन कॉज कर रही है एक्स्ट्रा डिमांड, हम उसे तो कंट्रोल कर लेंगे, बट जो इन्फ्लेशन कॉज कर रही है गिरावट इन सप्लाई, उसको तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसीलिए हम डिमांड को इतना कम करना चाहते हैं कि जो गिरी हुई सप्लाई भी है वहां तक डिमांड पहुंच जाए। इसीलिए हम अग्रेसिव तरीके से
कर रहे हैं मॉनेटरी टाइटनिंग. The Fed seems inclined to hold these rates for several quarters while it watches job openings come in line with unemployment. और फेड कह रहा है कि हम कई क्वार्टर्स तक इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स रखेंगे, पर हमारी पैनी नजर होगी इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे, कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, जॉब ओपनिंग्स कितनी है, जीडीपी कितनी चल रही है, इन्फ्लेशन कितनी चल रही है. द फेड वुड रादर गो फॉर ओवर टाइटनिंग, ये मैं बता ही चुका हूं, देन अंडर टाइटनिंग. दो द फेड हैज रिमार्क्ड, हाँ, बट साथ साथ में फेड रिजर्व ने यह कह दिया है कि देखो जितने अग्रेसिव तरीके से हम अभी टाइटनिंग कर रहे थे ना, हर बार 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रहे थे, अब वो जो टाइटनिंग है वो थोड़ी स्लो डाउन हम कर देंगे. अभी तक तो हम ओवर टाइटनिंग कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आने वाले समय में अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो हम अगली बार अगर टाइटनिंग करेंगे तो 50 बेसिस पॉइंट से कर देंगे, 25 से कर देंगे, इतना अग्रेसिव नहीं रहेंगे. तो ये एक सिल्वर लाइनिंग थी बस फेड की कमेंट्री में, ये एक रे ऑफ होप थी बस, दैट्स इट. बाकी जितनी भी फेड की कमेंट्री थी वो अग्रेसिव ही थी. अब इस पे आरबीआई पे क्या इंपैक्ट होगा, इंडिया का भी सेंट्रल बैंक है, उस पे क्या इंपैक्ट होगा. देखो एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बाकी जब हमारी एक्सटर्नल सेक्टर की क्लासेस लगेंगे आपको समझ आ जाएगा, और जिनकी लग चुकी है उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि देखो जब भी कभी यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होंगे और इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएसए से इंडिया में आई हुई है ना, वो वापस जाना शुरू कर देगी. अगर यूएसए में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएंगे ना, तो इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाहर जानी शुरू कर जाएगी. और जब भी इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जाती है तो क्या होता है, आपका जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले गिरना शुरू हो जाता है. और जब भी आपका रुपी डॉलर के मुकाबले गिरना शुरू हो जाता है, जब भी रुपी गिरना शुरू हो जाएगा, रुपी डेप्रिशिएट करता जाएगा, आपके इंपोर्ट्स, आपका इंपोर्ट बिल महंगा हो जाएगा. और जब आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो आपके कंट्री में इन्फ्लेशन होने लग जाएगी. राइट नाउ इंडिया में अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो आरबीआई के पास क्या रास्ता है, वही फेड रिजर्व वाला रास्ता, आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे. पर आरबीआई जानता है कि अगर उसने जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, वेल ग्रोथ रुक जाएगी. राइट तो अगर फेड रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है तो आरबीआई पे प्रेशर पड़ रहा है कि वो भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, नहीं तो रुपी गिरेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगी, रुपी गिरेगा, इंपोर्ट्स महंगे होंगे, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी. तो यूएसए की वजह से जो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, उसको रोकने के लिए आरबीआई को भी अग्रेसिव तरीके से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे. तो आरबीआई पे प्रेशर है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का, बट साथ साथ ये भी प्रेशर है कि इंडिया में ग्रोथ रहे, लोन सस्ते रहे. राइट तो आरबीआई बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में, और इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निपटने के लिए आरबीआई ने स्पेशल मीटिंग भी बुलाई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की. राइट तो यही फैक्ट्स लिखे हुए हैं. ऑलराइट, मेक सेंस. नाउ इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट है, वेल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो इंडियन मार्केट प्रेशर में ही आएगी. रुपी अगर गिरेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स गिरेंगी, तो स्टॉक मार्केट भी गिरेगी, इकोनॉमी पे भी डाउनवर्ड प्रेशर ही रहेगा. यही दिया हुआ है. क्लियर. बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये टर्म शायद ना समझ आए, न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आप इसे इग्नोर कर देना. जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो लगा चुके इकोनॉमिक्स के लेक्चर, वेल आपको तो पता है ना, तो ये पैराग्राफ आप अच्छे से समझ सकते हो. क्लियर, मेक सेंस. चलो नेक्स्ट न्यूज आइटम पे चलते हैं. जीएसटी कलेक्शंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, ये तो सिंपल फैक्ट्स वाली न्यूज है, इसमें कुछ रटने वाला नहीं है. न्यूज में क्या आया है, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस रोज टू 1,51,000 करोड़ फॉर अक्टूबर. ना अक्टूबर में ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. देखो क्या होता है कि सितंबर में जितनी भी दुकानदारों ने सेल्स करी हैं, दुकानदारों ने जितना भी पैसा कमाया है सितंबर के महीने में, उसका वो टैक्स भरते हैं अक्टूबर में. ठीक है, तो जब भी लिखा होगा ना कि अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शंस इतनी हो गई, तो अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शंस इसलिए इतनी ज्यादा हुई क्योंकि सितंबर के महीने में खरीद फरोख्त बहुत हुई है, सामान दुकानदारों ने बहुत ज्यादा बेचा है. यही रीजन है, क्योंकि ना जीएसटी जो दुकानदार, जितने भी जो लोग जीएसटी भरते हैं, वो एक महीने बाद भरते हैं, अगले महीने भरते हैं. तो सितंबर में उन्होंने जो भी सेल करी है उसका जीएसटी वो भरेंगे अक्टूबर में. तो अक्टूबर के जो नंबर्स है ना, वो एक्चुअली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बता रहे हैं सितंबर के महीने की. राइट
और अक्टूबर अब खत्म हो चुका है, अब उसका डेटा आ गया है। खैर, फॉर सेल्स इन सितंबर द सेकंड हाईएस्ट लेवल सिंस द रोल आउट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम इन जुलाई 2017। नाउ जब से जीएसटी आया है तब से अगर हम हर महीने की जीएसटी कलेक्शंस करें, इकट्ठी करें, तो अक्टूबर में जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है वो सेकंड हाईएस्ट है आज तक का, जब से जीएसटी आया है। हाईएस्ट कौन सा था? हाईएस्ट था अप्रैल का महीना। अप्रैल में हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुई है, और ये अब मैं बता ही चुका हूं कि अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो इंडिकेशन दे रहा है कि मार्च के महीने में इकोनॉमी कैसी थी, है ना। मार्च में जो सेल्स हुई होंगी उसी के बेसिस पे अप्रैल में जीएसटी भरा गया होगा। खैर, ये मैं दोबारा नहीं बताता, पर अभी तक का जब से जीएसटी आया सबसे हाईएस्ट जीएसटी भरा गया है अप्रैल 2022 में, सेकंड हाईएस्ट अक्टूबर में। तो अक्टूबर का महीना जीएसटी और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के हिसाब से बहुत अच्छा महीना था। Even though domestic transactions recorded the second highest growth after April 2022, the share of collections from imports fell. अब जीएसटी जितना कलेक्ट हुआ है ना, दो चीजों से कलेक्ट होता है। एक तो इंपोर्ट जब आप करते हो उस पर जीएसटी देते हो, और एक इंडिया में ही जो सामान बनाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उस पर जीएसटी, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। तो इंपोर्ट से जीएसटी तो कम कलेक्ट हुआ है, पर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस ही इतनी थी कि जीएसटी रिकॉर्ड नंबर पे आ गया, सेकंड हाईएस्ट हो गया। राइट? क्लियर? मेक सेंस? अब इसके रीजंस क्या दिए जा रहे हैं? बहुत सारे रीजंस है कि सितंबर में इतनी सेल्स क्यों हुई थी। रीजंस क्या दिए जा रहे हैं? हाई इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, और जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होगी ना, जीएसटी ज्यादा कलेक्ट होगा। जैसे लेट्स सपोज ये पेन है 10 रुपीज का, ये पेन 10 रुपए का है, ठीक है, और सरकार ने कहा है कि जब भी ये पेन बेचा जाएगा तो इस पे 10% जीएसटी लगाना है आपने। क्लियर? तो मैं जब मार्केट से पेन खरीदने जाऊंगा, ये पेन तो 10 रुपए का है, इस पे 10% जीएसटी लगेगा। 10% ऑफ 10 इज 1 रुपी, तो मुझे मिलेगा ये 11 रुपए का। तो सरकार के पास 1 रुपया जीएसटी जा रहा है। पर मान लो ये पेन ही महंगा हो गया, आज ये पेन 20 रुपीज का है, सरकार ने तो बोला है कि पेन पे 10% जीएसटी लगना है। तो अब पेन ही अगर 20 रुपीज का हो गया तो इस पे 10% जीएसटी कितना बैठेगा? 2 रुपीज, और मुझे ये पेन मिलेगा 22 रुपीज का। राइट? तो महंगाई होने की वजह से पहले सरकार के पास 1 रुपया जीएसटी जा रहा था, अब महंगाई होने की वजह से 2 रुपीज जा रहा है। तो जब भी महंगाई ज्यादा हो जाती है, जीएसटी कलेक्शंस बढ़ जाती हैं। ठीक है? नेक्स्ट, इंक्रीज इन रिटेल प्राइसेस ऑफ मेनी कंजम्पशन गुड्स। ये ऑलमोस्ट सिमिलर से ही पॉइंट्स हैं। बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स, टीवी, फ्रिज वगैरह महंगे हो गए थे, तो अगेन वही वाला लॉजिक है। अच्छा, सितंबर से ही आपका फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया था, बिकॉज इस बार दिवाली का जो सीजन था, जिसमें बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है, सामान बेचा या खरीदा जाता है, तो आपका फेस्टिव सीजन बिकॉज अक्टूबर में था, इसीलिए सितंबर से ही मार्केट में तेजी बढ़ गई थी। तो इसीलिए हाई कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू फेस्टिव सीजन। और सरकार ने जीएसटी की चोरी पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लगाम कस दी है, तो इसी वजह से टैक्स कंप्लायंस बढ़ गई और टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक्शंस टेकन टू इंश्योर टैक्स कलेक्शन। यही 4 रीजन है, ये आपको याद रखने, प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। यही 4 रीजंस हैं फॉर हाई जीएसटी कलेक्शन। ठीक है? अब इस पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है? गवर्नमेंट ने यही कहा होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि देखो बहुत ज्यादा हमने रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया, प्लस जीएसटी हमने इतना ज्यादा कलेक्ट कर लिया है, इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव कर रही है। तो इकोनॉमी आपकी इंप्रूव कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी जब इंप्रूव करेगी तभी तो मार्केट में बहुत ज्यादा सामान बेचा या खरीदा जाएगा, और जितना ज्यादा बेचा या खरीदा जाएगा उतना ही जीएसटी कलेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली यूजिंग दिस जीएसटी डेटा टू टेल यू दैट इकोनॉमी इज स्टार्टिंग टू इंप्रूव। ठीक है? यही बात की है इन्होंने। ऑलराइट, चलो अब हम आ जाते हैं लास्ट न्यूज आइटम पे, विच इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। अब इन्होंने किस चीज पे क्या बोला? इन्होंने एफएओ ने बोला है कि देखो, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप एग्रीकल्चर में लेके आओगे तो उससे नो डाउट आपके कंट्री में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगी और एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, फार्मर इनकम बढ़ेगी। पर इन्होंने साथ साथ ये भी बोल दिया है कि इससे इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
क्योंकि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, इन सब का एक्सेस लार्ज फार्मर्स के पास ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि ये महंगी टेक्नोलॉजीज हैं। तो लार्ज फार्मर्स तो इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। स्मॉल फार्मर्स के पास ये एक्सेस ही नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का, तो इसीलिए ये उस हिसाब से अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो लार्ज फार्मर्स बढ़ते जा रहे हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल वहीं के वहीं बल्कि गिर भी सकते हैं, तो इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये कहा है एफएओ ने अपनी स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022 में। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में की पॉइंट्स क्या दिए हैं। Agricultural automation plays an important role in making food production more efficient and environmentally friendly. अब आप environmentally friendly भी बना सकते हो, sustainable agriculture भी कर सकते हो, सब कर सकते हो, but it can also deepen inequalities if it remains inaccessible to small scale producers and other marginalized groups. जो छोटे farmers हैं, small and marginal farmers हैं, उन तक अगर access नहीं गया इस नई टेक्नोलॉजी का, तो inequality ही बढ़ेगी, which is not a desirable outcome by the way. Agricultural automation can lead to unemployment in places where rural labor is abundant and wages are also low. अच्छा, जिन जगहों पे रूरल लेबर बहुत ज्यादा है, abundantly available है, वहां पे अगर फार्मर्स ऑटोमेशन करने लग जाएंगे तो इन रूरल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर के पास काम ही नहीं रहेगा। अब भाई सारे फार्मिंग ऑपरेशंस अगर ऑटोमेट हो जाएंगे तो लेबरर का क्या काम, तो ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो इन जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आएगी। There are wide disparities in the spread of automation between and within countries, with adoption being particularly limited in sub-Saharan Africa. For example, Japan had more than 400 tractors per 1,000 hectares of arable land compared with just 0.4 in Ghana. तो developed countries में तो और ज्यादा access है automation का, developing में तो है ही नहीं। Now, इस चीज से निपटने के लिए क्या recommend करा है आपके FAO ने? एक तो बोला इन्होंने रेंटल मैकेनिज्म स्टार्ट कर दो। जैसे जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है उन्होंने प्लेटफॉर्म, जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है उन्होंने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उन्होंने उबर या ओला की ऐप डाउनलोड करी हुई है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप उबर या ओला से गाड़ी लेके एक तरह से रेंट पे ही ले रहे हो आप, तो उबर और ओला से आप एक तरह से सर्विस लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, राइट। तो आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। वैसा ही एग्रीकल्चरल मशीनरी में आप कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आओ कि जब फार्मर को जरूरत हो वो रेंट पे कोई मशीन या ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ले ले, और जब उसे जरूरत ना हो वो दे दे, उसे खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो सस्टेनेबल रेंटल मैकेनिज्म्स आर की फॉर एडिंग मैकेनाइजेशन इन रीजन्स विद पुअर एग्री ऑटोमेशन। पॉलिसी मेकर शुड अवॉइड सब्सिडाइजिंग ऑटोमेशन इन लेबर अबंडेंट रीजन। जहां पे लेबर बहुत ज्यादा है, सरप्लस में एग्रीकल्चरल लेबर, वहां पे आप सब्सिडीज ना देना बड़े फार्मर्स को फॉर बाइंग दिस ऑटोमेशन इक्विपमेंट, ठीक है, क्योंकि अगर आपने उन्हें सब्सिडी दे दी फिर तो वो पक्का ही वो इक्विपमेंट खरीद लेंगे और ये बेचारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सोशल प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू द लीस्ट स्किल्ड वर्कर्स हु आर मोर लाइकली टू लूज देयर जॉब्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। For example, FAO cited the success of Trotro in Ghana. घाना में एक Trotro नाम का प्लेटफॉर्म आया। ये प्लेटफॉर्म पता क्या है? It is a platform that connects farmers and tractor operators and through thousands of tractor owners can provide tractor hire services. तो एक तरह से ये ना ट्रैक्टर्स का उबर है या ओला है। जब भी किसी फार्मर को ट्रैक्टर की जरूरत होती है उसे ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं, वो Trotro पे जाएगा, ये Trotro पे ऐप है, ये इस पे जाके हायर कर लेगा 2 दिन के लिए ट्रैक्टर। और जिन लोगों के पास ट्रैक्टर एग्जिस्ट करते हैं वो भी पैसा कमा सकते हैं। मान लो मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं Trotro ऐप पे चढ़ा दूं, किसी इंसान को ट्रैक्टर अभी चाहिए, मैं उसको दे दूंगा, वो मुझे रेंट दे देगा, तो मैं रेंटल इनकम कमा सकता हूं ट्रैक्टर से। और जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है उसको भी फायदा हो गया, विन विन सिचुएशन हो गई, राइट। तो ऐसा कर सकते हैं कुछ और टेक्नोलॉजीज के साथ। Trotro में तो सिर्फ ट्रैक्टर के साथ ये प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, पर FAO कह रहा है कि जितनी भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज आ रही है उन सब में आप Trotro वाला मैकेनिज्म लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप अपने मेंस आंसर में भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, मेक सेंस। चलो फिर इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। बाय द वे, एक आर्टिकल मैंने शॉर्टलिस्ट करा है, वो आर्टिकल आपने खुद पढ़ना है, जरूर पढ़ना है खुद। रीडिंग हैबिट डेवलप करो अपने आर्टिकल्स पढ़ने की, क्योंकि वही लैंग्वेज आपने मेंस आंसर्स में, एसेज में रेप्लिकेट करनी है।
अब ये आर्टिकल क्या है? हिंदू का आर्टिकल है, द ट्रूथ अबाउट द इंडिया स्टोरी। इंडिया में ग्रोथ फिगर्स क्यों गिरते जा रहे हैं, उस पे है आर्टिकल। ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो वो आपने देखना है, ठीक है। और एंड में जैसे हमेशा की तरह होता है, विल डिस्कस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ठीक है जी। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Consider the following statements. Sahaj and Sugam ITR forms are available for filing income tax returns for small and medium income taxpayers. Okay. Sahaj ITR form can also be filed by firms with income less than 50 lakh. Okay. Which of the above statements are correct? Only one, only two, both, neither. Question number 2. Which of the following cannot be, again, cannot be a reason for high GST collections in a particular month? Inflation, increased tax compliance, increased cost of borrowing due to high interest rates, increased consumption expenditure. ठीक है, तो इन दोनों MCQs के आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं। आई वांट टू सी वेदर यू अंडरस्टूड दीज टू पर्टिकुलर टॉपिक्स और नॉट। ऑलराइट, एंड लास्ट एक मेंस टाइप क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपके, तो वो ये रहा। Increased role of e-technology and automation in agriculture would improve agrarian productivity and make agriculture sustainable. But it also has the potential to increase inequality. Discuss. ठीक है, और ये आपने डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में, ठीक है। And with that, we come to an end of this lecture. Thank you so much for watching, and I hope it added some value to your preparation. बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, please feel free to ask your doubts. We'll be happy to entertain them all. All right then, that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.